नमस्कार। शिक्षा लोक के डिजिटल संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपके बीच में शिक्षा लोक के डिजिटल संस्करण को समर्पित करते हुए व्यक्तिगत रूप से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। दोस्तों, बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ ने ये बड़ा फैसला लिया है और प्रिंट संस्करण तो आपके बीच में पहले से आ रहा है। प्रिंट संस्करण के साथ साथ इसका डिजिटल संस्करण का ये पहला एपिसोड है। संभव है कि इसके साज सज्जा, इसमें प्रस्तुतिकरण में अ, कमी रह गई हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी जितनी प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होगी, उस आधार पर इसमें उत्तरोत्तर सुधार की गुंजाइश है। और कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से मैं यदि कहूँ तो मैं इस पंक्ति के साथ अपने सारे कार्यों को संपादित करता हूँ साथियों। और वो पंक्ति क्या है? वह पंक्ति है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी डॉट 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 डॉट। समझ रहे हैं बात को? यानी कि मैंने शुरू में ही इशारा कर दिया कि इस डिजिटल संस्करण में कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, आपके जो सुझाव होंगे उसको हम बहुत बारीकी से और पैनी निगाह के तहत सुधार करेंगे। अब हम इसकी उपयोगिता की चर्चा कर लें। आज की तिथि में सोशल मीडिया और उसके सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव से हम इनकार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों की बात करें। प्रारंभिक शिक्षकों की स्थिति हम सबों से छिपी हुई तो है नहीं। मुझे लगता है कि आज शिक्षक समाज कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप से एक शोषित समाज के रूप में दिख रहा है या दिखलाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे अंदर यूनिटी, या फिर कह लें कि एकता का घोर अभाव है। खंड खंड में हम सभी बिखरे हुए हैं। सरकारी नीतियां भी कहीं ना कहीं से इस बात को इंगित करती है कि हम खंडित ही रहें। शिक्षकों के कई संवर्ग बना दिए गए और इस स्थिति में हम अपने को खंडित करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। एक अंतहीन सिलसिला बना हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि आज की तिथि में यदि आप शिक्षक संघों की बात करें तो दर्जन दो दर्जन शिक्षक संघ आपको नजर आएंगे। तो ये क्या है? इस बात को यह इंगित करता है कि शिक्षक संघ अपनी सक्रियता कई खंडों में बांटकर अपनी शक्ति को सीमित कर रही है। मुझे इस बात का फक्र है, मुझे इस बात का एक तरह से कह लूं कि अंदर से खुशी होती है कि मैं वैसे शिक्षक संघ से जुड़ा हूं, वैसे शिक्षक संघ के लिए काम कर रहा हूं जिसे इस बात का गौरव प्राप्त है, जो बिहार का सबसे पुराना
प्राथमिक शिक्षकों का संघ है बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ। और अपने इस महान विरासत को समेटे हुए पिछले 1958 ईस्वी से आज तक इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, संघर्षों का इतिहास रहा है, शिक्षकों के हितों के लिए लड़ने का इतिहास रहा है। और उपलब्धियां यदि गिनाई जाए तो हमें नहीं लगता है कि आपको इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है। जो हमारे साथी इससे पूर्व से जुड़े हुए हैं इस संघ से, इस बात से भली भांति परिचित है। तो दोस्तों आइए कुछ काम की बातें हो जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैंने बतला दिया कि इसकी उपयोगिता क्या है, डिजिटल संस्करण शिक्षा लोक का। और बदलते हुए दौर में अब हमें भी आधुनिक होना पड़ेगा। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो दौर है उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। और न सिर्फ अपने आंदोलन को भी थोड़ा परिष्कृत करना पड़ेगा। हमने इस बात को महसूस किया कि धरना प्रदर्शन एक ट्रेडिशनल, जो हमारे संघर्ष का एक मुख्य हथियार रहा है, उसे आज हम अप्रासंगिक नहीं मान रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि वो प्रासंगिकता उसकी बनी हुई है, किंतु सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी समस्याओं को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए सोशल साइट्स या सोशल जो रिसोर्सेज हैं उसकी भूमिका से हम इनकार कैसे कर सकते हैं भला? इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, इतने बड़े कदम उठाए। लेकिन साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले से शिक्षा लोक का प्रिंट संस्करण निकल रहा था। चलिए, मैं डॉक्टर अरुण कुमार सहर्ष तैयार था, आपके बीच में गया भी, जा भी रहा हूँ। उसका द्वितीय तृतीय अंक भी प्रेस में लगातार छप रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है। इसकी प्रतियां हम समझते हैं कि बिहार के प्रायः सभी जिलों तक पहुँची है। लेकिन अब लीजिए, मीटिंग में राज्य के साथियों ने, राज्य के नेतृत्वकारी साथियों ने कहा कि डॉक्टर अरुण, आप डिजिटल संस्करण को निकाल सकते हैं। चुनौतीपूर्ण कदम था। हमने कहा कि भाई एक साथ दो जवाबदेही और इतनी बड़ी जवाबदेही कैसे पूरा कर सकूंगा। लेकिन दोस्तों, यदि अदम्य उत्साह हो, मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, जज्बा हो, तो काम कोई असाध्य तो होता नहीं। और मेरी शुरू से आदत रही है, उस जमाने से जब छात्र आंदोलनों के दौर से मेरी जिंदगी गुजरी, छात्रों का नेतृत्व किया पटना विश्वविद्यालय के अंदर में। लोग कहते हैं कि भाई तुम तो मैगजीन मास्टर हो। उस जमाने में भी मैगजीन का संपादन किया करता था, पुराने साथी जानते हैं इस चीज को। लेकिन शायद वो जज्बा आज भी बरकरार है, और उसी जज्बा के बदौलत हमने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार किया, दिल से स्वीकार किया। और आप समझ सकते हैं, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में बहुत फर्क है। प्रिंट मीडिया का हर काम ये बंदा परिचित है, लेकिन सोशल मीडिया पर परेशानी हुई। कैमरा, लाइट ऑन ऑफ, दिस दैट सुनता था, अच्छा लगता था, रुचि तो उस क्षेत्र में मुझे रही है। लेकिन मैं आज के दिन ये कहना चाहूँगा
कि सारी बाधाओं को तोड़ते हुए हमने इस काम को संभाला और जो कुछ भी तैयार किया वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार मिलेंगी। दूसरी चीज, चूंकि ये फर्स्ट एपिसोड है, तो शिक्षक समाज, खास तौर से प्रारंभिक शिक्षकों की आज जो दुर्दशा है बिहार के अंदर, उससे दो चार होने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरी समझ से कुछ नहीं हो सकता है। प्रिंट मीडिया की अपनी सीमाएं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, मासिक, द्विमासिक या त्रैमासिक रूप में हम आप तक जाएंगे, तब तक घटना चक्र कहीं ना कहीं से आगे खिसक चुका होता है। घटनाएं पुरानी हो जाती हैं, बासी हो जाती है, हमारे आंदोलन की जरूरत उस समय प्रासंगिक नहीं रह पाता। तो उस स्थिति में मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया से हम पल पल की नज़र रखेंगे घटनाओं पर, शिक्षकों की समस्याओं को पल पल में रिसीव करेंगे और संबंधित विभाग की चूल हिलाने की भी शक्ति शिक्षा लोक डिजिटल को हो जाए, वह दिन जरूर आएगा। मैं पूरे आत्मविश्वास से आपको कह रहा हूं कि वह दिन जरूर आएगा, क्योंकि बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ का इतिहास गौरवशाली रहा है, संघर्षों से भरा रहा है और उसकी उपलब्धियां एक दो नहीं हजारों में हैं। शिक्षकों के वेतन का सवाल हो, अनियमितता का सवाल हो, नियुक्ति का सवाल हो या फिर भ्रष्टाचार का सवाल हो, शैक्षणिक जगत में बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ ने काफी आगे बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इस बात को मैं बहुत ही गौरव और दावे के साथ आपके सामने कह सकता हूं। दोस्तों, ये पहला अंक जो है, पहला एपिसोड जो है, वह एक तरह से आप समझिए कि लोकार्पण अंक है। ये पहली दफा विधिवत रूप में आपके बीच में दिया जा रहा है। विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु इसका हमने भ्रष्टाचार ही चुना है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो शिक्षा जगत में कई रूप में व्याप्त है। उसके रूप कई हैं, बहुरूपिया के शक्ल में हमारे बीच में। वो आर्थिक भी है। आर्थिक है कि हमारे प्रारंभिक शिक्षक एक मामूली काम के लिए, अब जाइए चढ़ावा चढ़ाइए, नहीं तो काम को गियर में डाल दिया जाएगा, उसे अटका दिया जाएगा। बेबस लाचार शिक्षक आर्थिक शोषण के लिए मजबूर है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमने व्यक्तिगत रूप से इस चीज को महसूस किया है कि प्रारंभिक शिक्षकों का मानसिक दोहन भी किया जा रहा है। अरे भाई, मानसिक दोहन का मतलब क्या हुआ कि मध्यम और छोटे दर्जे के जो हमारे शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनमें सुधारात्मक कोई प्रयास नहीं है। उसमें भी कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि आर्थिक शोषण करने के लिए ही उनकी मंशा है। भाई, विद्यालय का निरीक्षण कीजिए, शिक्षकों का स्तर देखिए, कोई परवाह नहीं। हो सकता है अपवाद में बहुत से ऐसे शिक्षक होंगे जिनकी अयोग्यता आपको नजर आ रही हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या सारा शिक्षक समुदाय बिहार का, ये लाखों शिक्षक बेकार है? उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह, कुछ वानगी के आधार पर? अजीब हालत है। सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि शिक्षक समाज को एक तरह से इस ढंग से ट्रीट किया जाता है, इस ढंग से उन्हें शो किया जा रहा है समाज में कि भाई इसके ऊपर काम लाद दो, ये तो सब काम कर लेगा। प्रतिनियोजन का सवाल है, इस पर शिक्षक संघ, हमारे बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ ने
काफ़ी आंदोलन चलाया है और उस पर आज भी हम लोगों की कोशिश है कि शिक्षकों का प्रतिनियोजन आपदा या अनिवार्य कठिनाई या वो दौर आता है उसको छोड़कर और कहीं नहीं किया जाए। क्या ये सच नहीं है कि शिक्षकों का प्रतिनियोजन करके और दूसरी ओर उम्मीद कर रहे हैं कि स्कूल में पठन पाठन बहुत दुरुस्त हो? सारा का सारा शिक्षक किचन, रसोइया, एमडीएम उलझ के रह गया है यदि स्कूल के अंदर की स्थिति देखें तो। बहुत तरह की कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं जिस पर हम लोग क्रमशः शिक्षा लोक डिजिटल का मुख्य विषय बनाएंगे। सहयोग की उम्मीद करते हैं, सलाह की उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ स्नेह की उम्मीद करते हैं। किसी भी बड़े से बड़े काम में यदि आपका स्नेह मिल जाए तो करने वाले का उत्साह यकीन मानिए कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, तो इस अंक की बात मैं कर रहा था। इस अंक में हमारे विधिक अधिकार बहुत हैं। मैं जिस बात को कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश किया जाए कि हमारे विधिक अधिकार बहुत हैं। विधायिका ने हमें अधिकार बहुत दिए हैं। मार कहाँ खा जाते हैं हम लोग? हमें अपने विधिक ज्ञान का खुद पता नहीं। भ्रष्टाचार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी तंत्र पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से आलिप्त है, अकंठ डूबा हुआ है। नहीं, उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी, उनके दिल में तमन्ना है कि शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार मुक्त हो, अच्छी पढ़ाई हो। लेकिन ये छुटभइये छोटे-छोटे कुछ ऐसे टुच्चे लोग हैं जिनके कारण ये शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा है। हमें शिनाख्त करने की जरूरत है। शिक्षा लोक का डिजिटल संस्करण वैसे अधिकारियों को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करे, सरकार की नजरों में लाए। और मैं समझता हूं कि सरकार शिक्षा लोक डिजिटल और बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ को बधाई देने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार को पसंद करेगा। और निसंदेह यह एक सहयोग होगा। और मुझे लगता है कि शिक्षकों की जो और भी अन्य परेशानियां हैं उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में। टेलीफोनिक कांटेक्ट से भी हम लोग जुड़े रहेंगे। शिक्षा लोक का एक स्पेशल टेलीफोन नंबर है जो कि आपको ब्लिंक करेगा और उस पर आप डायल करें, अपने सुझाव दें। ये इस उम्मीद के साथ इस अंक को मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस अंक में विषयांतर होने की मेरी बुरी आदत है। पहले ही बतला देता हूं कि मैं विषय से भटक जाता हूं। विषयांतर बहुत हो जाता है। क्लास में जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ा रहे हैं विज्ञान। अब विज्ञान में सजीव निर्जीव पढ़ाते पढ़ाते मैं कहीं और चला जाता हूं। अब ट्रेन, मोटरसाइकिल, कार, इस तरह का एग्जाम्पल देते देते अब ट्रेन में जो वो लोगों का बहस वहस होता है वहाँ बच्चों का मन बहलाने लगता हूँ। तो एक अपना वो है। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा विषयांतर हुआ हूँ साथियों, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कह रहा था कि इस अंक में पटना उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता हैं उदय प्रताप सिंह। पिछले दिनों हमसे व्यक्तिगत जो बातचीत हो रही थी तो शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार पर उनसे मैं डिस्कस कर रहा था। मेरी आदत है, डिस्कस करते रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैगजीन में इस पर दीजिए, जो प्रिंट मैगजीन है शिक्षा लोक में। तो हमने कहा कि भाई इसमें क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, चट मंगनी पट ब्याह। मेरी आदत है कि अब जब से दायित्व मिला है संघ की ओर से तो मेरे गाड़ी के डिक्की में वो कैमरा वैमरा और वो क्या कहते हैं उसको, ट्राइपॉड, नया नया हूँ, थोड़ा सा नाम वाम अभी थोड़ा नहीं आ पा रहा है। तो वो सारा कुछ मेरी डिक्की में रहता है। निकाला और ले लिया इंटरव्यू। मैं समझता हूँ कि वो इंटरव्यू काफ़ी उपयोगी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि विधिक अधिकार हैं
सबसे पहले हम अपने प्रारंभिक शिक्षक साथियों को कहना चाहते हैं कि हम अपने विधिक अधिकार को समझें। विधिक अधिकार कई रूप में है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो हमें विधिक अधिकार हैं, या फिर भ्रष्टाचार अधिनियम कानून है, भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम कानून, उसकी जानकारी रहेगी तो भ्रष्टाचारियों से निपटना कौन बड़ी चीज है, निपट सकते हैं। तो दोस्तों, इस अंक में उस इंटरव्यू को अक्षरशः एक एक शब्द कहीं हमने एडिट नहीं किया है, उसको हमने दे दिया है। इंटरव्यू लेने वाले हम ही थे, जैसा कि हमने कहा कि तुरंत इंटरव्यू लिया, दे दिया। तो फर्स्ट एपिसोड का एक इंटरव्यू है भ्रष्टाचार पर। हम कहेंगे कि आप उस इंटरव्यू में अपने विधिक अधिकार को समझने की कोशिश करें और अपनी एकता को बनाते हुए शिक्षक संघ मतलब बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़कर, यकीन मानिए शिक्षक संघ के नाम से, हमारे अपने शिक्षक संघ के नाम से थर्रा जाएगा। भ्रष्टाचारी लोग का वो जो दुनिया है, संसार है, उसमें भूकंप आ जाएगा। और वो तभी संभव है जब हम सभी लोग इस मुद्दे को लेकर या शिक्षकों की जितनी समस्याएं हैं उनको लेकर आगे बढ़ें और अपनी एकता का परिचय दें, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि चट्टानी एकजुटता का परिचय दें। तो दोस्तों, थोड़ा लंबा हो रहा है, मेरी आदत है, जब तक कोई सामने वाला स्टॉप नहीं करता है, रोकता नहीं है, मेरी वाणी रुकती नहीं है। यकीन मानिए, क्लास में शुरू होता है तो दूसरे शिक्षक आ जाते हैं कि भाई मेरे क्लास को एंगेज किए हुए हैं, मैं पढ़ाते रहता हूँ और सिलसिला ऐसे ही चलता है। लेकिन ये सोशल साइट है, सोशल मीडिया है, मुझे अपनी आदत में सुधार करने की आवश्यकता है। कम बोलना है, सीमित बोलनी है बात, और इसी विश्वास के साथ इस लोकार्पण अंक को मैं आप सबों के बीच समर्पित कर रहा हूँ। साथियों, उम्मीद है, अंत में एक बार फिर कहूँगा कि आपके स्नेह, सहयोग की प्रबल इच्छा के साथ मैं डॉक्टर अरुण प्रियदर्शी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस डिजिटल संस्करण को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षक संघ का एक विशाल और धारदार हथियार और तेज हो, तीक्ष्ण हो, और समझ सकते हैं कि हथियार तेज होगा तो हमारे सभी बिहार के प्रारंभिक शिक्षक अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं और विजय हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ का मुख्य पत्र शिक्षा लोक जो है प्रकाशन लगातार हो रहा है और यह शिक्षा लोक प्रिंटेड निकाल कर जो है शिक्षकों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में, पढ़े लोगों के बीच में जा रहा है। लोगों ने शिक्षा लोक को बहुत सराहा है और इसका जो है बहुत जो है मार्केट में इसका खोज हो रहा है शिक्षा लोक को। उसमें विभिन्न तरह के इश्यूओं पर जो है समाचार रहता है, शिक्षक समस्याओं पर रहता है और जिला का भी उसमें समाचार रहता है। अब इसके बाद बिहार राजपत्रित शिक्षक संघ जो है शिक्षा लोक डिजिटल तर शुरू करने जा रहा है। डिजिटल का मतलब है कि फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से डिजिटल तत्काल जो भी घटना होगा आपके बीच जो है शिक्षा लोक डिजिटल के माध्यम से आपके बीच आएगा। शिक्षक समस्याओं पर, शिक्षक का जो भी समस्या है उस पर न्यूज़ रहेगा, समाचार रहेगा इसमें। और यह जो है इतना अच्छा काम हमारे शिक्षा लोक के संपादक
डॉक्टर अरुण कुमार कर रहे हैं। इसका भी संपादक वही हैं, डॉक्टर अरुण कुमार जी। और जो भी शिक्षक का जो घटना होगा जिला में या कहीं भी कोई भी घटना होगा, वो तुरंत जो है शिक्षकों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच जो है यह परोसा जाएगा। और इस पर तत्काल आपका जो है फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपका प्रतिक्रिया लिया जाएगा। और उसमें डिजिटल में एक चीज़ और आएगा कि भ्रष्टाचार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इस पर जिला में जो गड़बड़ी है या सचिवालय में, निर्देशालय में जो गड़बड़ी है, जो शिक्षा में भ्रष्टाचार है, जो पैसा का लूट हो रहा है, अब चाहे मध्याह्न भोजन हो, बिहार शिक्षा परियोजना का हो, भवन के लिए पैसा आया और भवन बना नहीं, पैसा का जो है इधर उधर भ्रष्टाचार में चला गया, इसका भी उसमें जिक्र रहेगा। तो हम चाहेंगे प्रधान संपादक डॉक्टर अरुण कुमार जी से कि जिस तरह से आप प्रिंट जो है शिक्षा लोक निकाल रहे थे, जिसको शिक्षकों ने तहे दिल से स्वीकार किया, और अधिक से अधिक जो है इसका जो है जिला में डिमांड हो रहा है, उसी तरह यह जो डिजिटल शुरू करने जा रहे हैं इसको भी उसी तरह से चलाइए। और हर जिला में जहाँ भी भ्रष्टाचार हो उसको उजागर कीजिए और शिक्षकों का इस पर प्रतिक्रिया लीजिए कि क्या किया जाए बिहार राजपत्रित शिक्षक संघ को। मैं शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव के नाते आपको जो है यह सारा निर्देश, और शिक्षक का एकमात्र जो मैगजीन जो है शिक्षा लोक, इसको और आप बढ़ाए, इसको जो है विकास के दौर में जो प्रसार कीजिए। और हमारे आज तक जो भी साथी शिक्षा लोक का ग्राहक बने हैं, शिक्षा लोक को पढ़ रहे हैं, उसको तहे दिल से शुक्रिया। आप इसको जो है ग्राहक बनाइए प्रत्येक जिला में, प्रत्येक अनुमंडल में, प्रत्येक प्रखंड में, और इसको अधिक से अधिक संख्या में जो है इसमें विज्ञापन भी दीजिए, ताकि शिक्षा लोक को जो है कभी रुकावट नहीं आए पैसा का के कारण। और इसको यही कहकर मैं आप सभी को धन्यवाद। बिहार राजपत्रित शिक्षक संघ का मुख्य पत्रिका शिक्षा लोक है। शिक्षा लोक के प्रधान संपादक जब से हमारे डॉक्टर अरुण कुमार जी बने हैं, तब से लगातार निरंतर इसका विस्तार कर रहे हैं। अभी डिजिटल शिक्षा लोक का शुरुआत किए हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। और शिक्षा विभाग के कमियों का इस पत्रिका के माध्यम से हम लोग उजागर कर रहे हैं। और खासकर अरुण जी इस पत्रिका के सफल संचालन के लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। हमारे बोले सर, हमारे मुखपत्र बिहार राजपत्रित शिक्षक संघ के मुखपत्र, ये शिक्षा लोक अब डिजिटल हो गया है, जिसके कारण इसकी पहुंच जन जन तक बिहार के हर एक जिले में एवं फेसबुक और इत्यादि पर भी आने से इसका प्रचार प्रसार न केवल बिहार बल्कि देश के कईक राज्यों और कईक जिलों में हो चुका है। और वहाँ से हम लोगों को निरंतर बधाई संदेश आ रहा है कि इसको और धारदार बनाया जाए। इस शिक्षा विभाग में व्याप्त कमियां को उजागर करने का यह बेहतर मंच है। और हम लोग इसमें कई बार, जैसे मध्याह्न भोजन का रेट वगैरह को रिवाइज करने की मांग, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर बच्चों के बीच
कार्यक्रम करने एवं उन्हें जलेबी वगैरह इत्यादि देने के लिए हम लोग सरकार से हमेशा मांग करते रहे हैं और इसके लिए यह मंच हम लोगों को सर्वथा उपयुक्त लगता है। सभी शिक्षकों को इससे फ़ायदा हो, उनकी समस्याएं यहाँ पर लिखी जाए, इसके लिए हम लोग संपादक महोदय को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बिहार आर्य पत्रिक प्रारंभिक शिक्षक संघ शिक्षा लोग डिजिटल का शुभारंभ किया है। इसको शुभकामना देते हुए इससे शिक्षकों के जरूरी से पत्र और से डिजिटल के माध्यम से तथ्य पहुँचेगा और इसमें बहुत से टीचर को लाभ होगा, दूर देहात तक की भी पहुँचेगा। डिजिटल शिक्षक संघ के द्वारा हमारे संपादक अरुण जी ने इसको किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षक संघ जय शिक्षक संघ। बिहार आर्य पत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के अधिकृत यूट्यूब चैनल जो शिक्षा लोक के नाम से आ रहा है, इसके शुरू होने के लिए जो जल्द ही शुरू होने वाला है, इसके लिए हम शिक्षा लोक संपादक मंडल की टीम को, पूरी यूट्यूब के संचालन समिति को, अपने बिहार आर्य पत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और अपने पूरे बिहार के शिक्षकों को बधाई देते हैं कि उनका एक सशक्त मुखपत्र तो आ ही रहा है, उनके पक्ष में उनकी बात कहने वाला उनका यूट्यूब चैनल भी बहुत जल्द उनके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। हम पुनः बधाई के साथ संपादक अरुण कुमार को, मुख्य संपादक अरुण कुमार को का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं एवं नेतृत्व को भी, राज्य नेतृत्व को भी का भी आभार व्यक्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। शिक्षा पहला सवाल है कि ये भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम आखिर है क्या? देखिए, भारत की सरकार ने केंद्रीय कार्यालयों और विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में, जिसमें राज्य के कार्यालय भी शामिल हैं, में भ्रष्टाचार को निषेध करने के लिए, कम करने के लिए वर्ष 1988 में ये कानून लाया। और इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हम लोगों के पहले से जो अपराध न्याय प्रणाली है, जिसमें मजिस्ट्रेट के स्तर पर कॉग्निजेंस के बाद मामले के ट्रायल के लिए उसको एडीजे के यहाँ भेजा जाता है, इस कानून में विशेष न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है और अपर सत्र न्यायाधीश स्तर का न्यायाधीश सीधे मामले की सुनवाई कर मामले को निष्पादित करते हैं। इसीलिए विशेष न्यायाधीश का प्रावधान है। इसमें बाद में कुछ संशोधन भी आए हैं, 2013 में इसमें कुछ संशोधन आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार हम लोगों के यहाँ अब धीरे धीरे रचता बसता जा रहा है, उसको नियंत्रित किया जाना सरकार की प्राथमिकताओं में है। लेकिन अभी भी सरकारी स्तर पर गंभीर भ्रष्टाचार है। सरकार ने, राज्य की सरकार ने भी अपने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से जगह जगह छापेमारियां करवाई हैं। आर्थिक अपराध इकाई जो है राज्य सरकार की, जिसको पहले तो इसे सीआईडी देखा करते थे, लेकिन बाद में इसको एक अलग इकाई के रूप में स्थापित करके राज्य में जो लोग अवैध रूप से धन अर्जित किए हुए हैं, उनके धन को सीज करने के लिए, उनको जो है उस धन को उनके उपयोग में न रहने देने के प्रयास के तहत इसको लाया गया है।
आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक हो या समाज के कोई भी व्यक्ति जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको जो है अपने स्तर से काम करने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी भ्रष्टाचार हो तो भ्रष्टाचार को हम सीधे कैसे उससे कॉम्बैट कर सके, इसको अपने आत्मबल से आगे बढ़ करके और उसको उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि भ्रष्टाचार के तो कई मामले आते हैं, उसके रूप भी डिफरेंट हैं। तो इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत किस तरह का सरकारी सेवक से जुड़ा हुआ है या आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है? तो इसका कोई देखिए वो इसमें है, इस पूरे जो ये कानून है, इसके कानून की धारा 7 से ये व्याख्या की गई है कि क्या जो है एक सरकारी सेवक कौन है और क्या चीज जो है वो अतिरिक्त धन संग्रहण के रूप में माना जाएगा। इस कानून की धारा 7, 8 और 9 में इसको व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने सरकारी कार्य करते हुए और अपने लिए वैध रूप से जो उसको वेतन का भुगतान किया जा रहा है, उसके अतिरिक्त कोई भी लाभ जिसमें धन भी है, कोई सेवा या कोई अतिरिक्त कोई चीज प्राप्त करता है, तो वो जो है वो भ्रष्टाचार के दायरे में आएगा और उसके लिए ये कानून प्रभावी है। हाँ, धन्यवाद, बहुत हद तक स्पष्ट हुआ। और मुख्य रूप से ये शिक्षा लोक पत्रिका जो है या इसका जो वीडियो मैगजीन का शक्ल है, इसमें पाठक या श्रोता ये जानना चाहेंगे कि शिक्षक तो इससे आम शिक्षक बहुत पीड़ित है। एक साधारण कोई काम कराना पड़ा जिला शिक्षा कार्यालय में, तो उससे क्लर्क किसी न किसी रूप से छोटी रकम हो या बड़ी रकम हो, उससे उगाही करने की कोशिश करते हैं। तो छोटी रकम हो या बड़ी रकम है, हमारी समझ से कानून तो भाई वो मानेगा कि वो भ्रष्टाचार ही है। तो उससे शिक्षक कहाँ कंप्लेन करेंगे, क्या करेंगे, उसका प्रोसेस बताने की आप कृपा करें, क्योंकि आम शिक्षक बहुत पीड़ित है। देखिए, जो अभी जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के अंदर में गंभीर भ्रष्टाचार है, कई बार हम लोग भी चूंकि वकालत के पेशे से हम लोग जुड़े हैं, तो कई बार ये महसूस होता है कि वास्तव में शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ये गंभीर रूप से भ्रष्टाचार की बीमारी से पीड़ित है। और खास करके वर्षों से जमे जो क्लर्क हैं शिक्षा विभाग में, उनके बारे में ये आम शिकायतें रहती हैं कि वे छोटे छोटे कार्यों के लिए भी शिक्षकों को परेशान करते हैं, उनको जो है दबाव बनाते हैं और फिर उनसे अवैध वसूली होती है। यदि इस तरह का कोई भी मामला आता है तो भारत सरकार कई बार अपने नंबर्स जारी करती है, सीधे जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो नंबर है उसके माध्यम से जो एजेंसियां काम कर रही हैं। आर्थिक अपराध इकाई इस पर बड़े गंभीरता से काम कर रही है। अभी देखिए, बालू माफिया के केसेस में राज्य की आर्थिक अपराध इकाई ने किस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी रैंक के 2 अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की। उसी तरह से जो राज्य का निगरानी अन्वेषण ब्यूरो है, ये भी इस पर तात्कालिक कार्रवाई करता है। तो इन एजेंसियों के संपर्क में हमें आना चाहिए। जो एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं, उन एजेंसियों के सीधे संपर्क में आकर के उनके जो नंबर दिए गए नंबर हैं, उन पर अपने विशेष जानकारी को उपलब्ध कराते हुए, ऐसा नहीं है कि लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार चूंकि एक बीमारी है, तो ये कब कहाँ किसको लगती है और ज़्यादा लगी है तो जाहिर बात है ज़्यादा सख्त इलाज की भी ज़रूरत है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो कि गंभीर है कि एक आम शिक्षक बहुत निरीह प्राणी के तौर पर देखा जाता है और वो महसूस भी करता है। अब यदि कोई क्लर्क हो या अधिकारी हो, छोटा या बड़ा, उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घूस मांगता हो, रकम मांगता हो, देखें तो उसके लिए वो कैसे एविडेंस या साक्ष्य कैसे पेश कर सकेगा? देखिए, साक्ष्य तो इसका कोई साक्ष्य नहीं होगा। आपने किसी ने मांगा और आप जो है सो उससे पीड़ित हैं, तो आपको जो है उसके लिए किसी एजेंसी की मदद ही लेनी पड़ेगी, ताकि उसके लिए, चूंकि निगरानी जो कार्य करती है, निगरानी के जो छापे होते हैं उसमें व्यवस्थित रूप से वो लोग इस अपना साक्ष्य तैयार करने के लिए
बाज़ाब्ता एक पूरा प्लान बनाते हैं, प्री इंक्वायरी करते हैं। प्री इंक्वायरी में जो है उनके आदमी जाते हैं और उसका पूरा वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करके जब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि सच में ये भ्रष्टाचार का सही केस है और ये आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो फिर वो एक अपना जो ट्रैप की उनकी टीम होती है उस टीम को तैयार करते हैं और तब बाज़ाब्ता जो जिसको हम लोग कहते हैं रंगे हाथ पकड़ा जाना, उस तरह का वो लोग नोट तैयार करते हैं। नोट का वो सीरियल नंबर बनाते हैं, फिर सीरियल नंबर अपने पास उसका रिकॉर्ड रखते हैं। फिर उस नोट में वो जिसको रंगे हाथ कहते हैं वो उसमें रंग कलर लगाते हैं सफ़ेद रंग ये का, और फिर उसके बाद से वो कार्रवाई होती है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है सो है। तो साक्ष्य तो तब न मिलेगा जब लेन देन का ये हो जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी मदद लें। और दूसरी बात ये है, जहां तक शिक्षा विभाग का आपने सवाल उठाया है, मैं समझता हूं कि बिहार का शिक्षा विभाग बड़े गंभीर भ्रष्टाचार की चपेट और जिसको आप कह सकते हैं, मैं पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी का संदर्भ लेते हुए आपको एक बात बताता हूँ कि ये केस जो वर्तमान से भी जुड़ा है और इसके पूर्व से भी जुड़ा है। जो पूर्व के शिक्षा पदाधिकारी रहे हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन जो पूर्व के भी जिला शिक्षा पदाधिकारी रहे हैं उनसे भी जुड़ा ये मामला है कि वर्ष 2013 में पटना जिले में पदस्थापित 2 शिक्षकों ने अपनी प्रोन्नति के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षकों के प्रोन्नति के जो 3 ग्रेड होते हैं अस्थायी रूप से नियुक्त शिक्षकों की, तो उनको एक मैट्रिक ट्रेंड वेतनमान मिलता है, फिर स्नातक का वेतनमान उनको मिलता है, फिर उसके बाद प्रधान अध्यापक का उनको वेतनमान मिलता है। ये 3 वेतनमान जो है ये कैटेगराइज्ड हैं। तो जब 8 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो आप स्नातक वेतनमान के लिए इंटाइटल्ड हो जाते हैं। तो इस क्रम में जब उनको प्रोन्नति नहीं मिली, तो मैंने जो है पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी। मैं आपको ये अपने संस्मरण सुना रहा हूँ जो भ्रष्टाचार को बड़ा निरूपित करेगा, आपको बताएगा कि कैसा भ्रष्टाचार है। तो उन्होंने एक याचिका दाखिल की। याचिका जो है उस पर सुनवाई के बाद तब के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति समरेंद्र प्रताप सिंह ने उस मामले को तब के निदेशक संभवतः अजय कुमार चौधरी साहब थे, उनके यहाँ उसको भेजा और कहा कि इस पर वो जो है उसको सुनवाई करें और जिला शिक्षा पदाधिकारी को सुनकर और तब जो है एक रीजन्ड ऑर्डर, जिसको कानून की भाषा में रीजन्ड एंड स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं, उस तरह का आदेश पारित करें। अजय कुमार चौधरी ने उसको सुनवाई कर ली। उन शिक्षकों को उन्होंने उनकी प्रोन्नति के लिए योग्य माना। उन्होंने अपने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया। आप सुन करके हैरत करेंगे कि अपने ही निदेशक के आदेश को तब के जिला शिक्षा पदाधिकारी की क्लर्क ने उन्हें ये राय दी और उन्होंने अपने निदेशक के आदेश को नहीं माना। और फिर ये मामला जब कंटेम्प्ट फाइल हुआ तो ये मामला पुनः जो है विचारण के लिए निदेशालय को गया और उसमें फिर से जिला शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित हुए। फिर उन्होंने सहमति दी और पूर्व के आदेश को तब भी नहीं माना और बाद में भी नहीं माना और निदेशक के आदेश को जिला शिक्षा पदाधिकारी जस्टिफाई करते नजर आते हैं और निदेशक ने विभागीय प्रपत्र और दूसरी चीजों के लिए भी आदेशित किया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप आश्चर्य कर सकेंगे कि बिहार का शिक्षा विभाग आखिर चलता कैसे है। आपने भ्रष्टाचार की बात में, मैं कहता हूं गहन भ्रष्टाचार और डूब चुके इसको संस्थान आप मान सकते हैं, जिसके निदेशालय के निर्देश को जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं मानता है। तो ये स्थिति है जिसको मैं तुरंत ही इसको सर्वोच्च न्यायालय भेजने वाला हूं और मैं सर्वोच्च न्यायालय से ये प्रार्थना करने वाला हूं कि रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस जो हमारे यहाँ है उसको आप बिहार सरकार को ये निर्देशित करें कि वो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस को फॉलो करने की दिशा में पुनरादेश जारी करे, ताकि कम से कम जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो अपने निदेशक के आदेशों को मान सके, वो सुन सके। यहाँ तो निदेशक का आदेश जिला का शिक्षा पदाधिकारी नहीं मानता है और निदेशक कोई कार्रवाई नहीं करता है, वो अपने को असमर्थ पाता है। ये विचित्र स्थिति है बिहार के शिक्षा विभाग की, कहने में भी हंसी आती है।
बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है शिक्षा विभाग की स्थिति। और एक और प्रैक्टिकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसमें यह पाया गया है कि दलाली शब्द कहते हुए भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं लगता है, लेकिन ये सच है कि दलाली है शिक्षा विभाग में। और बहुतेरे अधिकांशतः हम देखते हैं कि शिक्षक संघों के नाम पर कुछ दलाल पैदा हो गए हैं, जो कि वो सेतु का काम करते हैं भ्रष्टाचार के लिए। तो ऐसे लोगों से कैसे मुक्ति पाई जाएगी? इसका प्रोसेस वही होगा या कुछ और टेक्निक अपनाया जाए? आम शिक्षक क्या करें? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए तो जो प्रावधानित है उसको नियंत्रित करने के लिए कानूनों की बात मैंने आपको बताई। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग ने कुछ शिक्षक संघों को इस आधार पर मान्यता दी हुई है कि वे शिक्षकों के लिए काम करेंगे और वास्तविक रूप से उनके हित के लिए, उनका संपोषण करने के लिए ही इस तरह के संस्थान चलते हैं, ताकि वो सरकार और शिक्षकों के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका में रह सके। संघ का प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि वो जो है उसकी एक क्षमता होती है जिसके आधार पर, जिसको हम लोग भाषा, जो सामान्य भाषा में कलेक्टिव बार्गेनिंग की भाषा कहते हैं, समूह के आधार पर अपनी बात को मनवाने का जो हमारा प्रयास होता है, तो उसके तहत जो है ये काम चलते हैं। लेकिन फिर अब ये है कि जंग एक जगह लगी नहीं, जंग कई जगह लगी है और आपके शिक्षक के नेताओं में भी लगी है। तो हम तो ये कहेंगे कि यदि शिक्षक इससे आक्रांत हैं तो सामूहिक रूप से संगठित होकर के इस तरह के शिक्षक संघों को भंग करने के लिए वो संबंधित विभाग में आवेदन दें कि इस तरह के शिक्षक संघों का और एक स्वच्छ और पारदर्शी शिक्षक संघ बनाएं, ताकि उनके हितों की रक्षा और उनका संपोषण ठीक ढंग से हो सके। एक और सलाह के तौर पर, व्यवहारिक या कानूनी, जो भी आपके दृष्टिकोण से उचित लगे, शिक्षक, हमारी जो पत्रिका है वो शिक्षा लोग बहुत पुराने संगठन या संघ के द्वारा संचालित हो रहे हैं, बिहार प्रारंभिक राजपत्रित शिक्षक संघ। तो क्या ऐसा प्रावधान है कि संघ ही किसी शिक्षक के लिए प्रोसीड करे भ्रष्टाचार? यदि किसी शिक्षक के प्रति भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके प्रति लीड कर सकता है संघ किसी पर्टिकुलर शिक्षक के लिए? देखिए, भ्रष्टाचार से प्राथमिक रूप से ये होता है कि एक पक्ष को पीड़ित किया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है कि वो जिस भी परिस्थिति में हो अतिरिक्त रूप से वो दोहित हो, और जो भ्रष्ट व्यक्ति है उसका दोहन करता है, उसका शोषण करता है, उसके माध्यम से अतिरिक्त धन की उगाही करता है। संघ चूंकि वास्तव में वो कल्याण के लिए काम करता है शिक्षकों के लिए, इसी के आधार पर संघ की प्रस्तावना होती है और तब जो है संघ को मान्यता दी जाती है शिक्षक संघों में। और यदि वो संघ चाहे तो इस तरह के वो कदम बढ़ा सकता है, क्योंकि वो तो मूल रूप से शिक्षकों के वेलफेयर के लिए, उनके हितों के रक्षा और संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। तो वो चाहें तो जरूर कर सकते हैं। मतलब किसी शिक्षक के बिहाफ में वो प्रोसीड लीगली कर सकते हैं? निश्चित, वो तो उनके प्रतिनिधि है। इससे शिक्षकों में एक्चुअली हौसला बढ़ेगा और वो अपने को जो निरीह महसूस करते हैं, तो संघ का वरद हस्त हो तो उनमें उत्साह आएगा। और तो इसीलिए कई बार जो हाई कोर्ट्स वगैरह में या सुप्रीम कोर्ट्स में पिटीशन फाइल होते हैं, तो प्रतिनिधित्व की क्षमता लेकर के संघ भी, क्योंकि उस संघ को मान्यता मिली हुई होती है शिक्षकों के हित संपोषण की, तो संघ का प्रतिनिधित्व लेकर के कई शिक्षकों की कई समस्याएं, जो जनरल समस्याएं होती हैं, उनके लिए संघ भी अपने स्तर से पिटीशन फाइल करके और न्याय की गुहार लगाता है। तो ये तो स्पष्ट है कि आपको इसी रूप में मान्यता दी हुई है कि आप शिक्षकों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, कॉमन इशू पर आप आगे आएंगे, आप उनके हित का संपोषण करेंगे, उन्हें संरक्षित करेंगे, उन्हें नए सिरे से उनका अधिकार दिलाएंगे। बहुत समय लिए एक अंतिम प्रश्न है या सलाह है कि बिहार राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ पुराना संगठन है, संघर्षशील रहा है, शिक्षकों के लिए बहुत भारी योगदान रहा है।
क्या संदेश देना चाहेंगे आप कानूनी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए? देखिए, एक संघ के तौर पर चूँकि ये बहुत ही पुराना संगठन है और हम लोग भी इसको देखते रहे, लोग इनके बैनर से काम करते रहे हैं, काफ़ी ईमानदार और गतिशील लोग, शिक्षक लोग यहाँ से जुड़े रहे। तो संघ को चाहिए कि वो बिहार के शिक्षकों के, जो बिहार का बड़ा शिक्षक वर्ग है, उनके मूल सवालों को लेकर के सामने आए। और जो मूल सवाल आज जो है, ज़्यादातर शिक्षक जो पीड़ित हैं, जो हम लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं कि जिला स्तर पर फैले भ्रष्टाचार और राज्य निदेशालय द्वारा उस पर नियंत्रण कर पाने में पूरी तरह विफल रहने के परिणाम से ज़्यादातर शिक्षक पीड़ित हैं। चाहिए ये कि सामूहिक रूप से इन चीज़ों पर एक डिबेट हो, एक बहस हो कि आखिर ये भ्रष्टाचार जो इस तरह का शिक्षा विभाग में फैला हुआ है, ये कैसे इसको निषेधित किया जाए। और इसको निषेधित करने में शिक्षक संघ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो सबको जोड़े, अराजपत्रित शिक्षक संघ सबको जोड़े और इस तरह के भ्रष्टाचार के को निषेध करने के लिए एक व्यापक बहस चलाए, व्यापक स्तर पर उस पर डिबेट करे, उस इशू को रखे, किन जिलों में किस तरह के भ्रष्टाचार है, कितने जिलों में कितने किरानी कितने दिनों से जमे हैं, कितने जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, कोई 4 शादी, कोई 3 शादी, कोई अलग अलग तरह की बातें पता चलती हैं। तो इस तरह से कोई एक बार हटता है फिर आ जाता है। पटना जिला में कुछ खास जो है लोग वही इधर से उधर आते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों पर यदि आप जो क्लर्क्स जमे हैं जिला के शिक्षा कार्यालयों में लंबे समय से, तो एक तरह से वो एक पूरा उनका एक गिरोह बन जाता है और उस गिरोह के माध्यम से वसूली करते हैं। इस तरह के गिरोह को तोड़ने और इन चीज़ों को पूरी तरह से शांगों पांग नियंत्रित करने में अराजपत्रित शिक्षक संघ अपनी महती भूमिका निभा सकता है यदि वो करना चाहे। धन्यवाद उदय जी।